न्यूमेरिकल्स पे कर रहे थे, तो आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था, यही था कुछ ऐसे कुछ हम लोगों ने किया था। यस सर। ओके राइट, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आपको जैसे मैंने एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में बता दिया था, तो जब हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला कर लिया तो इसका मतलब इस एनर्जी के बेसिस पे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो प्रॉब्लम हम लोग उसके अंदर करके आए थे, जैसे हम लोगों ने रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम्स की थी, वेलोसिटी वाली की थी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, तो उसके रिलेटेड जो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जो न्यूमेरिकल सॉल्व की, तो सिमिलर टाइप के बेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो इसमें भी बनेंगे, एनर्जी में बनेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया था, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, उसको हम लोगों ने कर लिया था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो न्यूमेरिकल आएंगे उसी के टाइप के बनने वाले हैं अपने पास। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमने जैसे एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो एनर्जी में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए, एक मिनट स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो भी देख लो, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था, और इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया था। एनर्जी के अंदर ही आप लोगों ने ये हेडिंग बनाना है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो क्या होगा, एनर्जी के केस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो प्लीज मेक अ हेडिंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर जो सबसे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, उस इंपॉर्टेंट टर्म्स का हमारे पास नेम है आयनाइजेशन एनर्जी। ये आप लोगों ने जो स्टडी करना है ना, एनर्जी वाले आर्टिकल के अंदर ही बेटा हम लोग देखेंगे इसको। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IE के साथ। बट इज आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास, पहले समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये मेरे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बारे इस तरीके से बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, ठीक है, काफी सारे ऑर्बिट्स हैं हमारे पास। तो जहां पे n=1 होता है, जो n=1 है, क्योंकि हम लोग यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, बोहर जो वैलिड है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड है। तो अगर किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो डेफिनेटली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो n=1 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो जो उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा वो n=1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। और n=1 को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। अब आपने क्या करना है, ये मैंने क्या बना दिया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स बना दिए। लास्ट वाले ऑर्बिट्स को मान लो, लास्ट वाला जो ऑर्बिट है वो n=∞ है, इन्फिनिटी मान लो। इन्फिनिटी का मतलब एटम से बाहर है एक तरीके से। आपने क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स n=1 पे है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके इन्फिनिटी पे भेजना है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले, अगर इलेक्ट्रॉन्स को n=1 से n=∞ पे भेजना है, इन्फिनिटी पे भेजने का मतलब एटम में से बाहर निकालना है, तो क्या करोगे, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ये स्टूडेंट्स टेल मी फास्ट, फटाफट में। इलेक्ट्रॉन्स को n=1 से निकाल के n=∞ पे भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को 1 से अगर इन्फिनिटी पे भेजोगे तो बाहर से क्या प्रोवाइड करोगे, एनर्जी दोगे ना यार, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से बेटा n=∞ पे जाएगा। अरे सोच के देखो, कोई सोचने यस कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये न्यूक्लियस था, मान लो इस तरीके से दो ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। पहले ऑर्बिट पे एनर्जी मान लो कितनी है, 2 जूल है, और सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी मान लो 4 जूल है, सपोज कर लेते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से वाले पे, 2 जूल वाले पे, और उसको आप लोगों ने 4 जूल पे भेजना है, तो बताओ क्या करोगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे, बताओ कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, बताओ।
कितनी एनर्जी दोगे उसको भी ताकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाए बेटा जी? कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे? 2 जूल एनर्जी दोगे कि नहीं दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? बोलो Yes, फटाफट। sir. ठीक है। तो बेटा व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देखें तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जो एनर्जी हमें चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron, to remove an electron from ground state, to required to remove an electron uh, from ground state, of an atom, from ground state of an atom। तो किसी एटम की ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, रिमूव करने का मतलब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उस एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके, ऑफ एन एटम कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ ये बात क्लियर हुई यहाँ तक सबको? तो मेरे को बताइए ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर मैंने आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्या मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे नहीं कैलकुलेट करूंगा, ई इन्फिनिटी माइनस E1? हाँ या ना? सोचो फटाफट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ये एनर्जी है डियर, ये जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे थे ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यूज हो रही है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आपने इस एनर्जी को निकालना भी, कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल आपके सामने लिखा था, ये वाला एग्जांपल देखो, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी थी? 2 जूल। लेके कहाँ पे जाना है? 4 जूल। तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे? 2 जूल। 2 जूल कैसे निकाला? जो फाइनल स्टेट है उसमें से इनिशियल स्टेट वाली एनर्जी को माइनस कर दिया, तो दोनों के बीच में एनर्जी का गैप आ जाएगा। उतना ही एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए अपने पास। यस और नो? तो बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1? हाँ या ना स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो? Yes. ठीक है, ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या बना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है, हमने कल स्टडी किया था। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो 0 माइनस ई कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा बेटा? 13.6। फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लो, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ गई? आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास आ गई +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये आयनाइजेशन एनर्जी किस में कैलकुलेट हो रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ रही है। और यहाँ पे देखो, सोच के देखो, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के आगे साइन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? भी ये वाला प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो आप क्या करोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हो एटम में से, तो एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो अगर एनर्जी दे रहे हैं तो प्रोसेस क्या बनेगा बेटा? एंडोथर्मिक बनेगा अपने पास। हाँ या ना? स्टूडेंट्स रिप्लाई करते रहो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. बाकी चैट बॉक्स में डालो किस किस को क्लियर है बेटा ये चीज, आयनाइजेशन एनर्जी वाली टर्म के बारे में। क्लियर, ओके। अब देखो, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को देखें स्टूडेंट्स, और ध्यान से सोचिए, अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ये तो फिक्स्ड ही है ना बेटा जी? क्या फिक्स्ड है? भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए स्टेज भी फिक्स है, भी जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कौन से स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी? हमेशा n = 1 होगी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया था, कितना? +13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो हमेशा ही 1 ही होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन का पार्ट है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहिए वो ग्राउंड स्टेट से निकलना चाहिए, और ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 होगा स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, +13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया आयनाइजेशन एनर्जी का। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सबको क्लियर बेटा? यस और नो? एन की वैल्यू 160 होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए यूज हो रही है ग्राउंड स्टेट में से। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पे। मान लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया, कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव आयन। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, वो हमें क्या कह रहा है, कहता है कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी हमें चाहिए क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, कहां से, ग्राउंड स्टेट में से, किस केस में, लिथियम टू पॉजिटिव आयन के। ये क्वेश्चन है, लिखे पहले क्वेश्चन को, लिखो लिखो। इसका मतलब ये हो रहा है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है भी आप आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करिए। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आंसर आएगा। मेरे पास लिथियम 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू 3 होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू 3 स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे 13.6 इंटू एन इंटू 9, और इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ गया। वो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर। बताइए क्या ये न्यूमेरिकल समझ आया सबको? हाँ या ना? बोलो बोलो फटाफट, क्लियर है कि नहीं है? प्रियांशी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, हर्षिता आपको पता लगा ये? यस सर। ओके, चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका सॉल्व करके। केमिस्ट्री सर 122.4। यस, कितना? 122.4। 122.4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये तो हो गया सिंपल सा। अगर कई बार आपको ऐसा लगता है भी आपको फॉर्मूला याद नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप इसको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप अपना मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करो। आप क्या करना चाहते हो, आपके पास लिथियम पॉजिटिव है, उसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे है, तो आपने n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे लेके जाना है। ठीक है, n 1 से इन्फिनिटी पे लेके जाना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर लो भी, कितनी एनर्जी लगेगी, ई इन्फिनिटी माइनस E1। तो लो, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी का फर्स्ट स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट कर लीजिए, वो वाला फॉर्मूला आपके पास है, तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी। राइट, ओके, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट लगाओ, अदरवाइज फाइनल में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो सेकंड न्यूमेरिकल है ना, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल डन है, सेकंड न्यूमेरिकल मेरा फेवरेट है बेटा। अब बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है, आप देखना, आप मेरे को आंसर करके बताना क्या होगा। सेकंड न्यूमेरिकल में पूछ रहा था कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेस।
कहते बताओ कितनी एनर्जी लगेगी फॉलोइंग प्रोसेस के लिए। बोलना नहीं है किसी ने। हीलियम 2 पॉजिटिव से हीलियम 3 पॉजिटिव जा रहा है। ऑप्शंस दे रहे हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑप्शंस दिया उसने। बी ऑप्शन दिया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये सेकंड ऑप्शन दे दिया उसने। सी ऑप्शन उन्होंने हमें दिया 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और फोर्थ ऑप्शन वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बताइए। कहते कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें हीलियम 2 पॉजिटिव हीलियम 3 पॉजिटिव में जा रहा है, तो बताओ उस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी आपकी लगेगी। हीलियम 2 पॉजिटिव टू हीलियम 3 पॉजिटिव लेके जाना है प्रोसेस। सोचो सोचो सोचो। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार ये। अगर मेरा फेवरेट है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ सोचने वाला अच्छी खासी चीजें होंगी। तो हीलियम 2 पॉजिटिव टू हीलियम 3 पॉजिटिव लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी अपने को यूज होगी, बताओ बताओ। यस फ्रेंड्स, रिप्लाई का वेट हो रहा है। अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में डालो। तो यहाँ पे मेरे पास एक आंसर तो मेरे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। ट्रायल 91 से जिस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। बाकियों का आंसर। यस दिव्या, क्या होगा? प्रीति, क्या आना चाहिए आंसर? सर सी। स्टूडेंट्स बोलिए बेटा रिप्लाई। प्रीति, क्या आंसर होगा? सर सी। आपकी आवाज नहीं आ रही। दिव्या, आपका क्या आंसर है? सर सी। क्यों? सी क्यों? एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। और प्रियांशी, आपका क्या है? सर सी। सी ऑप्शन, अच्छा। एंड हर्षिता, आपका? प्रीति ने आंसर भेजा है, प्रीति का आंसर भी सी। ओके, तो बेटा स्टूडेंट्स इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर अपने को मिलने वाला है वो एग्जैक्ट आंसर माय डियर सी आएगा। प्रभजिंदर, सी। वेरी गुड। सी क्यों आएगा देखो, क्योंकि हाँ, अब बताओ सी कैसे आया, डिफाइन करो। आपने जीरो सी ऑप्शन क्यों बोला, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम क्यों बोला, उसका रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन शायद यही सोचा होगा सबने यार, यहाँ पे हीलियम 2 पॉजिटिव है, आप हीलियम 2 पॉजिटिव से हीलियम 3 पॉजिटिव जा रहे हो। जब आप हीलियम को देखते हो तो हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे डियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और हीलियम 2 पॉजिटिव का मतलब हीलियम 2 पॉजिटिव के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। 2 पॉजिटिव का मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अगर हीलियम 2 पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम 3 पॉजिटिव तो बन ही नहीं ना सकता, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? हीलियम 3 पॉजिटिव तो तब एग्जिस्ट करता अगर हीलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते, जबकि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स ही कितने हैं? 2 हैं, तो 3 तो निकल नहीं सकते। इसका मतलब हीलियम 2 पॉजिटिव हीलियम 3 पॉजिटिव में जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो उसके लिए एनर्जी नहीं लगेगी। अगर एनर्जी नहीं यूज होगी तो हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा वो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? सी ऑप्शन आएगा अपने पास। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अपने पास यार, क्योंकि हीलियम 2 पॉजिटिव हीलियम 3 पॉजिटिव में जाएगा ही नहीं।
जा ही नहीं सकता, राइट। तो बताओ क्या सभी ने ये आंसर किया था, यही सोच के किया था, सबने ये सोच के किया था? ओके, राइट। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास तो आयनाइजेशन एनर्जी वाली टर्म सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी है हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई के साथ। देखो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ आ रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। नेम से ही पता लग रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है भी जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एक्साइटेशन एनर्जी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो n इज इक्वल टू 1 होता है, कोई भी एटम है जो उसका फर्स्ट स्टेट है n इज इक्वल टू 1, वो उस एटम का ग्राउंड स्टेट होता है। वो उस एटम का कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, जो n इज इक्वल टू 1 वाली स्टेट है। जो n इज इक्वल टू 2 है, जो से ऊपर वाली स्टेट है, वो एक्साइटेड स्टेट है। और n इज इक्वल टू 2 कौन सी स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जितनी भी एनर्जी, जितने भी ऑर्बिट्स, जितने भी शेल उससे ऊपर हैं, उनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 क्या बन गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन गया। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो n इज इक्वल टू 3 क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी मेरे पास, थर्ड से सॉरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर n इज इक्वल टू 4 की बात करता हूँ, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी अपने पास, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर ऊपर मूव करते जाते हो, n इज इक्वल टू 5 है, तो n इज इक्वल टू 5 को क्या बोल दोगे, तो n इज इक्वल टू 5 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आएगी। n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, राइट एवरीवन। तो क्या आपको ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के बारे में समझ आ गया सबको? ठीक है, जो सबसे नीचे वाली स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है, उससे ऊपर वाली सारी स्टेट एक्साइटेड स्टेट होंगी। जो जस्ट उससे ऊपर है मतलब n इज इक्वल टू 2, उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। जो उससे दो ऊपर है मतलब n इज इक्वल टू 3, उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। जो n इज इक्वल टू 4 है उसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। जो n इज इक्वल टू 5 है उसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ऐसे ऐसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी ये होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पड़ा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं भी इलेक्ट्रॉन 1 पे ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट पे देखो, हाँ एक्साइटेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी के लिए ध्यान से सुनेगा। एक्साइटेशन एनर्जी में क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन है वो मान लो ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट से आपने उसको किसी एनर्जी लेवल पे भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया, 3 तक भेज दिया। एक्साइटेशन एनर्जी में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होगा, आप उसको एनर्जी दोगे, और एनर्जी देके आपने उसको उसके किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे भेजना है। तो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से, तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी को बोला जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। तो आई थिंक एक्साइटेशन एनर्जी सबको क्लियर होगा, क्या लिखा जाएगा, तो लिखेगा डेफिनेशन, व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन बनेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to excite, the amount of energy required to excite an electron from ground state, from ground state of an atom to nth excited state, nth excited state। देखिए इस डेफिनेशंस को पढ़िए। तो डेफिनेशंस में क्या लिखा गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जो एनर्जी चाहिए किसके लिए,
एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, कहां से? ग्राउंड स्टेट से। कहां पे? किसी भी nth स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी nth स्टेट पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। तो बताओ एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे एक्साइटेशन एनर्जी? जिस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है उस स्टेट की एनर्जी निकाल लो, और किस में से माइनस कर दो? फर्स्ट स्टेट की एनर्जी को माइनस कर दो। राइट, बोलिए क्या आ जाएगा बेटा ये एक्साइटेशन एनर्जी? ये एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला सबको समझ आया कि नहीं आया? यस टेल मी स्टूडेंट्स, फटाफट बोलो, ये समझ आया कि नहीं आया? दिव्या का मेरे पास रिप्लाई आ गया, यस सर, ये चीज क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स को ट्रायल 13 के नेम से है, वो भी कहता है सर क्लियर है, बिल्कुल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बेटा, जो मॉर्निंग वाले बैच में मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ बहुत ज्यादा रिप्लाई करते हैं बच्चे, तो मेरे को इतना हेक्टिक नहीं होता, आप रिप्लाई किया करो, ठीक है? ओके क्लियर। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करके दिखाओ। क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी अपने को। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहते कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to excite an electron, to excite an electron from n is equal to 1 to n is equal to 3 for lithium 2 positive। लो जी, अब ये बोल दिया उसने, ठीक है? कहते हैं एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करो। एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करना है हम लोगों ने? एक्साइट करना है किसको? एक इलेक्ट्रॉन को। कहां से? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 पे। किस एटम के अंदर? लिथियम 2 पॉजिटिव के अंदर। तो वो कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है हमारे पास एक लिथियम 2 पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है। आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को 1 से कहाँ पे भेजना है? 3 पे भेजना है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स को 1 से 3 पे भेजने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ठीक है, तो निकाल लेंगे यार, क्या करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशंस क्या निकलेगा बेटा जी? डेल्टा ई कैसे निकालोगे? जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फाइनल में से किसको माइनस कर दो? इनिशियल को। तो E3 माइनस E1 कर दिया। ओके, तो E3 का फॉर्मूला क्या बनेगा एनर्जी को? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन की स्टेट क्या लोगे? 3, N3 स्क्वेयर। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास। ये स्टूडेंट्स, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। राइट, ये थर्ड स्टेट की एनर्जी आ गई, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन कौन से स्टेट की? फर्स्ट स्टेट की, N1 स्क्वेयर। राइट, अब क्या करोगे बताओ? कॉमन निकाल लोगे। क्या कॉमन निकल के आएगा? 13.6 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से z कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वेयर भी कॉमन आएगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के z की वैल्यू सेम होगी। ओके, तो अपने पास क्या बनेगा? 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n3 का स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर यहाँ तक सबको? अरे n1 वाली टर्म पॉजिटिव बन जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा, और n3 वाली टर्म बेटा नेगेटिव रहेगी, n1 वाली पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, एंड जेड की वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू कितनी बनेगी? लिथियम के लिए 3 बनेगी, 3 का स्क्वायर, n1 क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 3 स्क्वायर। बोलो, हो जाएगा सॉल्व? ऐसे ही करोगे। 13.6 इंटू 9, ये बना अपने पास, क्या बन गया? 1/1 माइनस 1/9। तो इसको सॉल्व करके आपके पास एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। बताइए स्टूडेंट, क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, अब डाउट पूछो अपने, और सॉल्व करके फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ, कितना आंसर आ रहा है आपका? 9 एलसीएम आ जाएगा।
ये स्टूडेंट्स, प्रियांशी कितना आंसर आया? 122.4. 120, 122 नहीं पॉइंट। सर, कैलकुलेट कर रही हूँ अभी। करो 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 करो। यस देखो, जिसका बेटा जो नाम से ऐड हुआ है ट्रायल 93 के नेम से था, कौन सा स्टूडेंट था? हाँ, ट्रायल 13 के नेम से। बेटा एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। कर लिया आपने अनम्यूट? आपका डाउट मैंने क्लियर करना है तो अनम्यूट कर सकते हो। देखो चलो, अगर नहीं करना तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपका डाउट ये था बेटा, इनका भी कहते हैं सर लिथियम 2 पॉजिटिव जो होता है उसके पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। उनका डाउट ये भी, जो लिथियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, जो लिथियम 2 पॉजिटिव है उसके पास तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उनका तो तो आपका ये सोचना आ गया भी उसके पास n इजिकल टू 1 ही होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा, उसके बाद और ऑर्बिट हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता डियर। जो भी एलिमेंट होता है उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे हर एटम्स के अंदर। पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका, वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, बाकी सारे ऑर्बिट्स खाली पड़े होंगे। ऐसा नहीं है बाकी ऑर्बिट नहीं होंगे, बाकी ऑर्बिट होंगे, पर वो ऑर्बिटल ऑर्बिट्स खाली होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बताओ स्टूडेंट्स, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना आंसर आ गया? 108.8। ओके, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? कर लेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस और हो जाएंगे। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, चले आगे। डन, चलो। अच्छा, अगले वाला क्वेश्चंस करके दिखाना, और मुझे पूरी उम्मीद है भी आप लोग उसमें गलती करेंगे। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस क्या? हाँ जी बोलिए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ना मैंने ना जो E3 था उसमें Z² और n² कट गए थे, क्योंकि 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर ही था। एक मिनट, एक मिनट प्रीति, लास्ट वाले केस में बेटा जी यस सर। Z², हाँ बिल्कुल। और सर उसके बाद मैंने -13.6 कॉमन निकाल के 1। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया। ठीक तो है। भी आ जाएगा उससे। हाँ सर, मैंने साइन में गलती कर दी। ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे गलती करो एक और न्यूमेरिकल, मेरे को गलती करोगे पक्का। क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालो। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। राइट, चलो करो इसको, आंसर बताओ कितना आ रहा है। लग रहा है भी गलती होगा, मिस्टेक होगा यहाँ पे एक। चलो करो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालनी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। क्या किया? कितना आंसर आया? क्या ऐसे किया सभी ने? E इज इक्वल टू, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला -13.6। क्या करेंगे? Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये फॉर्मूला लिख लिया। सर एनर्जी निकालने के लिए बोला, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल बहुत सिंपल था। बस मेरे को ये बता दो Z और N की वैल्यू सही ली है या नहीं ली। क्या Z की वैल्यू यहाँ पे 2 ली सभी ने हीलियम पॉजिटिव के लिए? ओके,
और मेरे को ये बता दो क्या यहाँ पे n की वैल्यू सभी ने 3 ली कि नहीं ली? यहाँ पे गलती होने का चांस होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स n की वैल्यू को 2 लेके सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 2 नहीं आएगी, n की वैल्यू 3 आएगी। बताओ ऐसे किया कि नहीं किया? अब मेरे को कैसे पता लगेगा किसने किया? हैंड रेज करना जिन्होंने n इजिकल टू 3 लेके किए, जिन्होंने n इजिकल टू 3 लेके सॉल्व किया है। ओके ओके ओके, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने n इजिकल टू 1 लेके सॉल्व किया, n इजिकल टू 2 लेके सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो n इजिकल टू 2 लेके सॉल्व नहीं करना, उसका बेसिक रीजन क्या था? यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है भी कौन सी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की यार। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बताया अभी क्या होती है, n इजिकल टू 3 होगा ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, n इजिकल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इजिकल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो z की वैल्यू को 2 पुट करना है, n की वैल्यू 3 पुट करना है, सॉल्व करना है, तब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। राइट एवरीवन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी लीजिए, अब हमने इसके बारे में स्टडी करना है। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी क्या होगा? देखो, अब बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी है। क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई एटम बना हुआ है, ये इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ठीक है, लास्ट वाली स्टेट को मान लो n इजिकल टू इन्फिनिटी है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब कहाँ पे भेजना है? इन्फिनिटी से भेजना है। और कहाँ से भेजना है? किसी भी स्टेट से भेजना है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होना चाहिए था बेटा? ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए था। बाइंडिंग और एनर्जी सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी स्टेट पे पड़ा है, जैसे मान लो 2 पे स्टडी है, 2 पे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो 2 से इन्फिनिटी पे भेजना है। मान लो 3rd पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3rd से इन्फिनिटी पे भेजना है। तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी nth स्टेट से, ठीक है, रिमूव करना है, तो उसके लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को किसी भी nth स्टेट में से रिमूव करना है आप लोगों ने एटम में से, तो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे वो बाइंडिंग एनर्जी है। अगर n इज इक्वल टू 1 में से निकालना था तो वही बाइंडिंग एनर्जी क्या बन जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी बन जाती है। ठीक है, ओके राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक सब बातें? राइट, क्लियर, बोलो। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? बाइंडिंग एनर्जी समझ आ गया सबको? तो अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करें तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या डिफाइन करेंगे बच्चा? पार्टी देखो, ये डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज amount of energy required, it is defined as amount of energy required, amount of energy required to remove an electron from nth state of an atom। तो एटम की n स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो हम एनर्जी लगाएंगे उस एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, या फिर उसी एनर्जी को बोल देते हैं सेपरेशन एनर्जी। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? आयनाइजेशन एनर्जी में बात कर रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो n वाली वैल्यू थी ये फिक्स थी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए n की वैल्यू 1 थी बेटा, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो किसी भी स्टेट में से, n स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगाएंगे दैट एनर्जी इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकालेंगे ई इन्फिनिटी। ठीक है, ई ई इन्फिनिटी माइनस ई एल।
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भेजना था, इन्फिनिटी पे भेजना था। तो इन्फिनिटी की एनर्जी, जो इन्फिनिटी वाला लेवल है, स्टेट है, उसमें से आप क्या करो, एन स्टेट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। राइट एवरीवन? हाँ, अगर हमारे पास ई एन इज इक्वल टू 1 बन जाता है, ई एन इज इक्वल टू 1, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो फर्स्ट स्टेट में से निकालना है, तो उस सिनेरियो के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। इन दैट केस बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, डन? क्लियर यहाँ तक भी सबको? बताओ, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में क्लैरिटी है? सर यहाँ पर एन की जगह एन भी लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हो, एन की की जगह? जगह एन लिखना चाहिए ना? हाँ, एन एन लिखा जाना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं भी, अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये लिख सकते हैं, ई एन की जगह पे अगर एन की वैल्यू 1 होगी तब जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बिल्कुल सही है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है, इन दैट केस हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। राइट फ्रेंड्स, सबको क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक डन हो चुका है सबका। अब आप लोगों ने तो ये एनर्जी वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, एनर्जी वाला टॉपिक अपना कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ। देखिए, तो जो एनर्जी के रिलेटेड बेटा जो कुछ जो थी टर्म थी जो इन्वॉल्व हो रही थी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, और आपने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना भी सीख लिए। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अब आपने क्या करना है, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये आता है, हमारे पास ये गिवन है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी का लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा जी। कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज 8.72 into 10 is to power 8.72 into 10 is to power -18 जूल पर एटम। ठीक है, ये क्या गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन। हीलियम पॉजिटिव के केस में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी उन्होंने, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। कहते कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। लीजिए, इसको सॉल्व करना है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज 8 सॉरी, देखो ध्यान से इसको स्टेटमेंट को पढ़ो। जो आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है हीलियम पॉजिटिव के लिए वो हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो कितनी है, 8.72 इंटू 10⁻⁻ -18 किलो जॉल पर एटम। और आपने क्या निकालनी है, लिथियम 2 पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को निकालना है। करिए, लगाइए दिमाग। इस क्वेश्चन को करने के लिए आराम से आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट्स, 5 मिनट ले सकते हैं बेटा इसको करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग कैसे करना है आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है।
बताइए क्या आंसर आया, कर पा रहे हो सॉल्व? थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है बेटा ये क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, बताओ कितना आंसर आ रहा है? किसी से हुआ सॉल्व के नहीं? देखो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता है, सबसे पहले ना एक्सप्रेशन लिख लो। देखो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला होता है अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी को निकालने का, ठीक है? ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को निकालना है तो उसके लिए होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड एनर्जी का आ गया निकालने का एक्सप्रेशन। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उन्होंने हमारे पास डिफाइन कर दी। उस इस आयनाइजेशन के वजह से आपने लिथियम 2 पॉजिटिव की एनर्जी को निकालना है। काफी स्टूडेंट तो ऐसे कर सकते थे बेटा जी, सीधा ही सर एनर्जी को ऐसे निकाल लेते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे आ जाता। पर कई बार ऐसी होती है भी, ये जो हीलियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू है ना, वो हाइपोथेटिकल वैल्यू गिवन होती है बेटा जी। तो आपने हीलियम पॉजिटिव के रिस्पेक्टिवली आप लोगों ने वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं उस वैल्यू को, देखो कैसे निकाल सकते हैं। क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको ठीक है, डिवाइड कर दो। ठीक है डियर, क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड। जब डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू गिवन है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 8.72 इंटू 10⁻⁻18 इसकी वैल्यू गिवन है। और दोनों और ऊपर वाले केस में जो जेड की वैल्यू गिवन है वो हीलियम पॉजिटिव है, तो हीलियम पॉजिटिव के लिए तो जेड की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे आ गई जेड की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे जो निकालना है, ये जो नीचे प्रेजेंट है इसमें लिथियम है, तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। और आपने एनर्जी कौन से ऑर्बिट की निकालनी है, लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी लोगे, 1 लोगे। ठीक है, अब आप सोच के देखो अब क्या होगा, 13.6 से 13.6 तो कैंसल आउट हो गया। तो अगर हम इस रिलेशन को बहुत सिंप्लीफाइड करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जेड का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर कितना है, 4, नेगेटिव के साथ सॉल्व हो रहे हैं, माइनस क्या आएगा, नीचे आएगा 9, राइट? बोलो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
सबको क्लियर? और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा जी, 8.722 इंटू 10⁻⁻18। तो यहाँ से आपके पास लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ से लिथियम के अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को निकालते हैं तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? यस यस यस, टेल मी फटाफट। अब तो मैंने सारा कुछ बता दिया आप लोगों को, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो आगे। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर इतना आ रहा है। इसको -19.6 इंटू 10⁻⁻18 जॉउल पर एटम। टेल मी स्टूडेंट्स, क्या इतना आंसर आया सबका? जी, जिसको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। वो हैंड रेज करे जिसको ये प्रॉब्लम समझ आ चुकी है कि कैसे करना है। ओके, गेविन कहती है सर एक बार दोबारा से रिपीट करो। देखो गेविन, हम इस क्वेश्चंस में करेंगे क्या बच्चे, आपने क्या करना है गेविन, आपके पास हीलियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, राइट? ओके, और आपने उस हीलियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से आपने लिथियम 2 पॉजिटिव के जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, उसकी एनर्जी को निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या लिख लिया, पहले आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लिया। आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है +13.6 इंटू Z², लिख लिया। फिर मैंने एनर्जी को निकालने का एक्सप्रेशन लिख लिया, वो मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत ब्लंडर चीज है। क्या? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे जॉउल पर एटम में गिवन थी, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं मैंने 13.6 क्यों ले लिया, जबकि ये वाली वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में थी। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होती है, ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। मैंने इसलिए ले लिया, अदरवाइज मेरे को जॉउल में लेनी भी चाहिए थी ये वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 13.6 लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि दोनों जगह पे 13.6 है। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ एक, यहाँ पे उसको x मान लेता हूँ, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको x ले लेता हूँ, और वही वाला x बेटा नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी तो आएगा। हाँ या ना बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये वाली मेरी बात? ठीक है ना? जो आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलता है, आयनाइजेशन एनर्जी बोलता है यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है मल्टीप्लाई बाय Z², और एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे सेम कांस्टेंट आता है और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है Z² बाय N²। तो आयनाइजेशन और एनर्जी दोनों में यहाँ पे जो आगे Z² और N² के आगे जो कांस्टेंट लगता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो दोनों का x ले लो, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो आपके पास क्या बना, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, तो उधर आ गया बेटा 4/9। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो लिथियम 2 पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। बताओ हो जाएगा यहाँ तक सबका? स्ट्रेट बिना रिप्लाई के काम कैसे चलने वाला है बच्चों, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, गेविन बोलती ठीक है मेरे को समझ आ गया। चलो फटाफट हैंड रेस कर दो जिसको क्लियर है, जिसको नहीं है वो पूछो दोबारा से, समझ आना जरूरी है। सिर्फ स्टूडेंट्स को, प्रीति नहीं क्लियर हुआ क्या? मेरे को और बार बता दो कि हम सीधा क्यों नहीं मतलब एनर्जी का फॉर्मूला डाल सकते? ओके देखो, प्रीति ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कहती सर हम डायरेक्टली कैसे एनर्जी का फॉर्मूला नहीं डाल सकते। देखो मैं आप ऐसा करता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में देता हूँ, ठीक है? अगर हमें ये दिया होता बच्चे, अगर हमें ये दिया होता क्या चीज कि न्यूमेरिकल ऐसे दिया होता, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज x, कैलकुलेट एनर्जी प्रेजेंट इन क्या थी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, राइट? ये दिया होता। बताओ प्रीति एक बार अनम्यूट करो बेटा। यस सर। तो इसका मतलब आप देखिए, ये क्वेश्चन समझ आया तेरे को? यस सर। यहाँ पे दे दिया उन्होंने, हीलियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी, वो दे दी x किलोजूल पर एटम, और लिथियम 2 पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी एनर्जी पूछ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर x की फॉर्म में आएगा ना? यस सर।
तो अब इसमें तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बेटा हम लोग, तो वही चीज मैंने बताई थी। तो इसका फॉर्मूला, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू लोगे बेटा जी, मान लो वो कांस्टेंट वैल्यू 13.6 ही होती है अपने पास, यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर, डिवाइड करोगे एनर्जी किसकी, फर्स्ट ऑर्बिट की, लिथियम 2 पॉजिटिव के केस में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये कांस्टेंट बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यहाँ पे z की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू x, तो किसकी एनर्जी आ जाएगी, लिथियम 2 पॉजिटिव की एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बात क्लियर हुई यहाँ पे? यस सर। अब क्या था इसका मतलब, मैंने सेकंड जो पहले वाला न्यूमेरिकल था उसमें मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं निकाला, उसमें डायरेक्टली इसलिए नहीं निकाला, हो सकता है देखो जब आप सॉल्व कर रहे हो आपको एनर्जी का फॉर्मूला ये पता हो बेटा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर, राइट? क्लियर? यस सर। और आपने आंसर निकालना था जॉउल पर एटम के अंदर, राइट डियर? यस सर। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं आया भी जॉउल पर एटम में क्या होता है, क्योंकि जॉउल पर एटम में एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻² कितना होता है, -18 होता है, यस सर। याद आया? ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है जॉउल पर एटम के अंदर। मान लो ये वाला फॉर्मूला अपने को याद नहीं आया, अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आया फिर तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यस सर। तो हमारे पास इजी ये हो गया भी, हमारे पास हीलियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी दे दी थी जॉउल पर एटम में, तो हम ये वाला फॉर्मूला बिना याद किए ही, ये वाली वैल्यू को याद रखे बिना भी हम लोग डायरेक्टली आंसर जॉउल पर एटम में निकाल सकते थे, इसलिए हम लोगों ने हीलियम पॉजिटिव की हेल्प ली, राइट? ओके सर। और समटाइम क्या होता है, जो हीलियम पॉजिटिव का जो वैल्यू दी होती है बेटा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी होती है, वो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान लेते हैं और फिर आपने जो आंसर निकालना होता है वो उस वैल्यू के रिस्पेक्टिव निकालना होता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू x दे दी, तो आपने जो आंसर कैलकुलेट करना था वो x के रिस्पेक्टिव निकालना था। मेरी बात क्लियर हुई आपको? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जो जिसकी वैल्यू गिवन है उसके रिस्पेक्टिव आप लोगों ने दूसरी की वैल्यू को निकालना है, ये मेन कंसर्न होता है। ओके सर। प्रीति क्लियर हो गया डाउट आपका? यस सर। थैंक यू सर। ओके डियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी गेविन बोल रहा हूँ। सर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा कर भी हो सकता था वैसे? वैसे हो सकता था पर वो एग्जैक्ट आंसर तब सही आता जब हीलियम पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एग्जैक्ट दी होती। मान यहाँ पे तो एग्जैक्ट दी हुई है, मान लो यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी होती, तो आपने जो आंसर निकालना है वो इस वैल्यू के रिस्पेक्टिव निकालना है। ओके? यस। हाँ, और बताइए स्टूडेंट्स, किसी का कोई डाउट इसमें? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो? हो गया बेटा यहाँ तक सबका क्लियर है? ये इशिता आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा? इशिता ओके। तो फिर मेरे को बताओ ना फिर किस किस को क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं जो हम लोगों ने भी क्वेश्चंस किए सबको? ओके राइट। इशिता आपको क्लियर है बेटा ये? प्रभजिंदर कहते मेरे को तो क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके राइट। चलिए अब नेक्स्ट बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो बोहर की ये वाले सारी अचीवमेंट्स हम लोगों ने कर ली, तो यहाँ तक हमारा पास पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी करना है वो टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो मेक नेक्स्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, जो हम लोगों ने स्टडी करना है उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, मजेदार टॉपिक है। देखिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्या पढ़ना है हम लोगों ने, कैसे पढ़ना है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको याद है जब हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हमने बोला था, जब पुरानी कहानी चल रही थी, भी पहले थॉमसन का मॉडल आ गया था, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर हमने जब ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात की थी, हमने बोला था जो रेडिएशंस होती है उनका ड्यूल करेक्टर है, और एक उसका था वेव करेक्टर की बात कर रहे थे, और एक पार्टिकल करेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने बोला भी जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी थी उसने बहुत सारे फिनोमिनन थे जिनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, बट कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनन्स थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर, जैसे लाइक हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ऐसे फिनोमिनन थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे उसकी वेव थ्योरी को लेकर। तब एक न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई जिसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। तो प्लैंक क्वांटम, जब हम लोगों ने मैक्सवेल की थ्योरी के ड्रॉबैक्स देखे थे तब हमने बोला था मैक्सवेल की थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है, ना तो वो एक्सप्लेन कर पा रहा है ब्लैक बॉडी को, ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ना ही स्पेक्ट्रा को। वहां पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या था, तो वही चीज यहाँ पे है। तो इसी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसको किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर ने एक्सप्लेन किया था। हम लोग स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, हम लोग बात करें अचीवमेंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल का अचीवमेंट आप लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया, आप लोगों ने रेडियस पढ़ लिया, आपने वेलोसिटी पढ़ ली, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, टाइम पीरियड हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट कर ली, एक्साइटेशन एनर्जी निकाल ली, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेपरेशन एनर्जी होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैरामीटर्स थे वो बोहर ने दे दिए थे हमें अपने मॉडल के थ्रू। अब बोहर का जो नेक्स्ट अचीवमेंट था वो ये था, भी बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आता है स्पेक्ट्रा है क्या, स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली बेटा हम लोग पहले स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, भी स्पेक्ट्रा होता क्या है, कितने टाइप का स्पेक्ट्रा होता है, और फिर हम लोग ये स्टडी करेंगे भी बोहर ने ये जो हाइड्रोजन का पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा आया था, बोहर ने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला टारगेट होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ओह सॉरी डियर, आपको ये क्लास ना मेरे को यहीं पे रखना पड़ेगा, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, एक एक मिनट, एक इशू सा आ गया। ठीक है, चलो आज की क्लास बेटा यहीं तक है। ओके, तो कल वाली क्लास के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ अर्जेंसी आ गई थी बेटा, तो क्लास यहीं तक लगानी पड़ेगी मेरे को। ओके डियर, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं बेटा जी। ओके बच्चों, राइट, ओके डियर।